हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने गांधी जी को कंप्लीट करा रखा है और कौटिल्य को भी मैंने करा रखा। अगर आपने वो नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ आप देख लीजिए। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इससे आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे होगे इनसे क्वेश्चन जरूरी आता है। अगर आपके सिलेबस में है एक बार चेक कर लेना, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखना। और इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी क्लासेस इस चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री भी मैं कराती हूँ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल दो सब्जेक्ट आपका इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का भी बटन दबाना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो देखो, भीमराव अम्बेडकर क्या थे? दलितों के नेता और सामाजिक समानता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार माहर में हुआ था, ठीक है। बड़ौदा के महाराज जो थे उन्होंने इन्हें छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। अब क्वेश्चन पूछ ले कि किसने भीमराव अंबेडकर को अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, तो कौन थे? बड़ौदा के महाराज। आगे है 1926 में अंबेडकर मुंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। तो सबसे पहले अगर पूछे कि भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे, तो मुंबई के विधान परिषद से चुने गए थे। अगला है अंबेडकर। इसमें एक एक लाइन आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना, और जिसमें मैं जोर डालूंगी वही क्वेश्चन फॉर्म में बनेगा। और देखो, जब खुद से आप पढ़ते हो ना, तो उसको भी आप खुद से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑब्वियसली आपने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, तो कैसे क्वेश्चन बनता वो भी आपको पता चलेगा जब आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हो। जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हो तो खुद से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है इससे। अगला है अंबेडकर ने अंग्रेजों द्वारा आयोजित तीनों, हाँ ये भी कितनी बार क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इनमें से कौन है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। अगला, स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में अंबेडकर प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किए गए थे। क्या स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल जब बना था उसमें सबसे पहले विधि मंत्री कौन थे? अंबेडकर थे। आगे है, विधि मंत्री के रूप में अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी पता हमें कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है 5 फरवरी 1951 को संसद में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया था। अब ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका कि हिंदू कोड बिल किसने लाया, हिंदू कोड बिल कब लाया गया था, डेट के साथ पूछ देता है, तो डेट भी याद रखना 5 फरवरी 1951 को। इसके असफल हो जाने पर 27 सितंबर 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अगर ये विफल जब हो गया तो इससे त्यागपत्र दे दिया। आगे अंबेडकर ने वर्ष 1920 में मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका और 1927 में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया। अब ये दो पत्रिका का ध्यान रखना इनका है, जैसे केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक का, वैसे मूक नायक और बहिष्कृत भारत किसका है? भीमराव अंबेडकर का। तो अंबेडकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है कि जिस राज्य का कोई धर्म नहीं हो, उसका अपना कोई धर्म नहीं हो, वहां पे निवास करने वाले व्यक्ति अब जो भी धर्म की उपासना करना चाहे उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। अब इनकी जो बुक है ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ये तो यूजीसी नेट में इसको कालक्रमानुसार भी सजाने को आ जाते, तो इसको तो आप एकदम रट डालो। देखो, वेटिंग फॉर वीज़ा 1935 से 36। उनकी आत्मकथा थी कास्ट इन इंडिया 1917। हु वर शुद्राक्ष 1946। फिर ओरिजिन ऑफ अनटचेबल 1948। रिडल्स इन हिंदुइज्म 1997। इसमें रुको, इसमें कुछ तो गड़बड़ है।
इसको मैं देख के बता, रुको। द एलिनेशन कास्ट तो इतना है, 1 मिनट रुको। आगे है इसका, रुको देख के एक बार बताते हैं फिर। आगे है सामाजिक विचार, ठीक है। सामाजिक विचार तो भीमराव अंबेडकर जो है वो वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, ठीक है। अंबेडकर अंबेडकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आक्रमण करते थे, जो अंबेडकर थे, क्योंकि वो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय जाति व्यवस्था काफी हावी था। लोगों उसमें छोटे जातों पे काफी ही, मतलब जो उच्च कुल के लोग थे वो छोटे जातों पे काफी, 1 मिनट रुकना। एक मिनट, कब हुआ था इसका डेट देख लेना, ये मैंने देख के बताया। देखो पब्लिश हुआ था 1987, वही ये 97 नहीं होगा, 87 नहीं, वही मुझे लगा ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। 87 कर लेना, ठीक है। रिडल्स इन हिंदुइज्म ये है 87, ठीक है फ्रेंड्स। इस समय पब्लिश हुआ था, ठीक है। पब्लिश ईयर लिखा तो पहले गया था, लेकिन पब्लिश हुआ था 1987 में, ठीक है। अगला है, आगे है आपका, हाँ ठीक है। अब चलो वो है ब्राह्मणवाद व्यवस्था के आक्रमण, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के वर्ण व्यवस्था के नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण एवं गरिमाहीन माना। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था की तुलना प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना से की। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था में वे दोष विद्यमान हैं जो सामाजिक संरचना की प्लेटो की परिकल्पना में विद्यमान थे। आगे है कि अंबेडकर जो थे जाति व्यवस्था का घोर विरोध करते थे। हिंदू समाज की अनेक विकृतियों और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था उत्तरदायी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे उन्होंने, अंबेडकर ने छुआछूत, अस्पृश्यता का विरोध किया, इसीलिए आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का विरोध करता है, फंडामेंटल राइट्स में है ना आर्टिकल 17। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता पर जड़े वर्ण व्यवस्था में है। अंबेडकर ने समाज के उत्थान के लिए अस्पृश्यता का निवारण अति आवश्यक माना। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 वर्णीय व्यवस्था में शूद्र को निम्न स्थान दिए जाने के आधार का विरोध किया। आगे है शूद्रों की उत्पत्ति। अब शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में क्या बोलते हैं, तो शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बुक लिखी है हु वर शूद्राक्ष, जो 1949 में उत्पत्ति के बारे में अपने विचार दिए। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों को एक पृथक वर्ण नहीं अपितु क्षत्रिय वर्ण का ही भाग है, ठीक है। वो बोले एक अलग वर्ण, एक क्षत्रिय वर्ण का ही एक भाग है। अंबेडकर के अनुसार शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मण ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया। क्या बोले कि जो ये शूद्र हैं वो कोई अलग नहीं है, वो क्षत्रिय के ही भाग है। बस इसमें क्या ब्राह्मणों की गलती है कि वो उनका उपनयन संस्कार नहीं किया, जिसके कारण उपनयन संस्कार के बाद वो शिक्षा ग्रहण करते थे तो वो बंद कर दिया, इसके कारण वो शूद्र। 1 मिनट, क्या है, हाँ अम्बेडकर शूद्र के पृथक वर्ण नहीं अपितु, ठीक है। अम्बेडकर के शूद्र वह क्षत्रिय है जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन बंद कर दिया। महार वतन प्रणाली तथा खोट व्यवस्था है, क्या है, महार वतन प्रणाली और खोट व्यवस्था। महार वतन प्रणाली महाराष्ट्र में प्रचलित थी। महार वतन सॉरी के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने पर यदि वह अनुपस्थित है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अनिवार्य रूप से उसके स्थान पर कार्य करना पड़ता था। खोट जमींदारी थे जो किसानों में राजस्व वसूली का कार्य करते थे। खोटी भूमि प्रबंध का तरीका था जो
महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में था। अंबेडकर ने इन दोनों प्रणाली का विरोध किया। जो ये दोनों प्रणाली है, अब पूछ लेगा इस दो प्रणाली का विरोध किसने किया, तो कौन कौन सी प्रणाली थी, एक महार वतन प्रणाली और एक थी खोट व्यवस्था। ठीक है, खोट भूमि प्रबंध का तरीका था जो महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में था। दलित वर्णों के उत्थान का उपाय, तो हिंदू समाज के परंपरागत विद्यमान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके हिंदू समाज को समानता और भ्रातृत्व के आदेशों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। दलित वर्ग के उत्थान के उपाय के रूप में अंबेडकर ने जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन का सुझाव दिया। दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर ने दलित वर्गों को संगठित, जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए अंबेडकर ने उनकी शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप में बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के शोषण को रोकने के लिए उन्हें संगठित होने का आह्वान किया। आगे अंबेडकर ने गांवों में उदासीनता का अड्डा कहा, गांवों को उदासीनता का अड्डा कहा तथा दलित वर्ग के सदस्यों को गांव छोड़ने का सुझाव दिया और भावी भारत के शहर में अत्यधिक महत्व दिया। और दलित, इसीलिए ना एक क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट में पूछा था, इनमें से कौन पंचायत राज के विरोधी है, तो अंबेडकर ना पंचायत राज के विरोधी थे, क्योंकि पंचायत राज कहाँ, गांव में होता है और गांव में ये काफ़ी भेद, जैसे शहर की अपेक्षा आप गांव में देखोगे तो जाति प्रथा पे काफ़ी बल दिया जाता है और नीचे जाति को काफ़ी दबाया जाता है। इसीलिए वो भारी उद्योग के समर्थक है, क्योंकि मजदूर को उतने उस तरीके से उस हीन भावना से नहीं देखा जाता जहां आप गांव में देखोगे कि छोटे जातों को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। तो इसलिए भारी उद्योगों के समर्थक थे, कुटीर उद्योग और पंचायत राज के ये विरोधी थे, क्योंकि वो उस समय के थे, उस परिस्थिति में पैदा हुए थे जहां उन्होंने जाति व्यवस्था का बहुत ही मार्मिक दृश्य देखा था। इसलिए उनके मन में ये विचार था कि गांव में मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, इसलिए लोगों को शहर की ओर जाने के लिए और भारी उद्योगों की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का भी सुझाव दिया। वर्ष 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के औद्योगिकरण के दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 तथा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 जैसे संगठनों की स्थापना भी की। अब आगे है डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचार का स्वरूप। तो डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य का उदारवादी स्वरूप स्वीकार किया तथा वे कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय शासन पद्धति का समर्थन किया। अंबेडकर के अनुसार धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी शासन प्रणाली का समर्थन किया जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो तथा जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियां एक जगह केंद्रित न हो। आगे अंबेडकर ने लोकतंत्र संबंधी विचार क्या थे उनके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया तथा उसकी सफलता के लिए संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक माना। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र एक पूर्व शर्त है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्र शासन तथा लोकतंत्र तक वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग की सत्ता को सीमित किया जा सके। अतः केवल संविधान एवं व्यक्ति मताधिकार से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। उन्होंने लोकतंत्र की निम्नलिखित समस्याओं का भी वर्णन किया। राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापना आवश्यक है। लोकतंत्र उसके लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाज में शासन एवं शासित के मध्य सत्ता का संघर्ष होता है। तीसरा है, सत्ताधारी अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों
में प्रभुत्व बनाने में सफल हो जाते हैं, जाति, वर्ग और लोकतंत्र। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि विदेशियों के द्वारा किसी देश की स्वतंत्रता एवं लोगों की स्वतंत्रता में अंतर है जिसे नहीं समझा जाता। अतः कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों की स्वतंत्रता के लिए नहीं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा है। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था विद्यमान है, इसलिए लोगों की स्वतंत्रता आज से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत में जाति वर्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है अधिकार के प्रति दृष्टिकोण। अब उनके हर एक जो विचारधारा उसके प्रति उनकी क्या क्या दृष्टिकोण वो बताया गया। एक बार देखो, किसी भी थिंकर को आपको एक दो बार आपको उनके जो उनकी सोच थी वो पढ़ लेना, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू करोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे बनते हैं फैक्ट के अलावा भी कि उनके क्या विचार थे इस तरह के पूछते, तो आपको एक से दो बार थिंकर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू करने पड़ेगी, तो आपका ये जो टॉपिक है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आगे डॉक्टर अम्बेडकर मानवाधिकार के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार नागरिक के कुछ अधिकार को उल्लंघनीय माना जाना चाहिए तथा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आगे आर्थिक विचार। डॉक्टर अंबेडकर ने भारी उद्योगों का समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। कृषि क्षेत्र में उन्होंने सहकारी कृषि का समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आर्थिक विचारों को निम्नलिखित विचारों में व्यक्त किया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 15 मई 1915, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस ब्रिटिश इंडिया 1925, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। ये इनके पीएचडी का, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि उनके पीएचडी का जो वो था टॉपिक था वो यही था, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये सबसे ये उनकी क्या पीएचडी की थीसिस का ये था। अगला है द पेपर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडी। ठीक है। अगला मार्क्सवाद की आलोचना। तो डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ग संघर्ष के विचार का विरोध किया। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष तथा समाज में गरीब और शोषण को नहीं मिटा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के साम्यवादी दलों की आलोचना भी की। उनके अनुसार दल उच्च जाति के लोगों का संगठन है। उन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर माना। उन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर, क्योंकि वो बाद में बौद्ध धर्म को ही अपना लिए थे। वो बोलते थे मैं जन्म भले हिंदू में लिया हूँ बट मरूंगा हिंदू नहीं। ठीक है, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे है अंबेडकर द्वारा गांधी की आलोचना। तो अंबेडकर के अनुसार गांधी के द्वारा चलाया गया अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम भ्रामक है। उनके अनुसार यह सनातनवाद का दूसरा रूप है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार परंपरावादी हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी जी में विद्यमान है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। क्या गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्ष थे जबकि ये उसका विरोध करते थे। अंबेडकर के अनुसार गांधी ने हिंदूवाद की कुरीतियों का दार्शनिक औचित्य प्रतिपादित किया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधीवाद में विरोधाभास है, क्योंकि गांधी जी देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए तो संघर्ष कर रहे थे, परंतु वे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में के समर्थक थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधी जी द्वारा वर्णित राम राज्य की संकल्पना लोकतंत्र के प्रयोग में संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के त्रुटिशिव सिद्धांत की पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस सिद्धांत को हास्यास्पद बताया। ठीक है, तो पूछेगा किस सिद्धांत को उन्होंने हास्यास्पद बताया या किस सिद्धांत को उन्होंने पूर्णतः उसका खंडन किया, तो त्रुटिशिव सिद्धांत को उन्होंने उनका बिल्कुल खंडन किया। इससे पहले मैंने गांधी जी को अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप देख लेना। डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ तक कहा कि गांधीवादी विचार में व्यक्ति को पशु की भांति माना गया है, क्योंकि गांधी जी जिस सादगीपूर्ण जीवन का समर्थन करते हुए अंबेडकर ने उसका कड़ा खंडन किया है।
आगे है डॉक्टर अंबेडकर संबंधी कुछ तथ्य। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित दल और संस्थाएं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ वर्ष 1942 में स्थापित किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 मार्च 1924 को मुंबई में स्थापित किया। लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936 में। इसी दल को अंबेडकर के समर्थन ने 1957 में रिपब्लिक दल का नाम दिया गया। देखो, यही जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, बाद में उसका नाम 1957 में रिपब्लिकन पार्टी हो गया। आगे है जाति की समाप्ति। अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इसकी समाप्ति के 3 चरण का उल्लेख किया है। रिफिकेशन, ट्रांसडेंशन एंड एनिहिलेशन। ठीक है, तो अब ये खत्म हो गया हमारा अंबेडकर। तो अब एक बार मैं सारे थिंकर को ख़त्म करा दूंगी, फिर आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करा के लाऊंगी। जैसे पहले तो मैं ऐसे, मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे एमसीक्यू ऑलरेडी मिलेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो। एक तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसके अलावा मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रखे हैं, 1000 क्वेश्चन सीरीज़ है। तो आप अगर चैनल को एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। और अभी जो बिहार पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मेरे चैनल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, और वो भी मैंने सॉल्व करा रखा है पीजीटी का पेपर। और छत्तीसगढ़ सेट एग्ज़ाम जो पिछले संडे को हुआ था 21 तारीख को, उसको भी मैंने उसका भी सॉल्यूशन करा रखा है। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी सारे सब यूनिट के पार्ट्स से मिल जाएंगे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। मैंने यूजीसी नेट के हिसाब से पूरा कंप्लीट करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो उसे जाके आप चेक करना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।